भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, धरती माता की, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज ये कितना शुभ अवसर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर ये भारतीय किसान संघ का 11वां महासम्मेलन हो रहा है। और देखो भाई, मैं आज बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा क्योंकि सरकार हमारे विचारों की है। लेकिन भाई इतना भी ज्यादा मत संभलियो कि तुम अपना हित ही भूल जाओ। इसलिए जब सरकार अपने विचारों की हो तो अपने हक की आवाज इतनी पुरजोर उठाओ कि उसके रहते रहते उसको पूरी करके दिखा दो। इसलिए ये जो आप नारा गुंजाते हो ना, जरा मेरे साथ भी गुंजाओ। जब तक दुखी किसान रहेगा, और ये तूफान अभी मोदी जी के रहते भी जारी रहना चाहिए। देखो, जब पराये सरकारों में होते हैं तो अपनी आवाज को अनसुना कर देते हैं, और जब अपने सरकार में है ना भाई, तो अपना हक लेके रहियो। तो फिर से बोलेंगे, जब तक दुखी किसान रहेगा। भैया पीछे वालों का भी तूफान अभी पूरा आना चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों की आवाज ऐसे बुलंद होनी चाहिए। जब तक दुखी किसान रहेगा, हम अपना अधिकार मांगते। हम कोई मोदी जी से या किसी नेता से कोई भीख नहीं मांग रहे भैया, और हमको अपना हक मांगने का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। और ये लड़ाई, देखो भाई, अपने को रचनात्मक काम तो करने ही है। हमारे आदरणीय श्री प्रभाकर जी ने बताया है आपको कि हमें जैविक खेती को आगे बढ़ाना है, हमें रोजगार युक्त ग्राम बनाना है, हमें स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ इंसान, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना। यह हमारे रचनात्मक कार्य, और रचनात्मक कार्य, आंदोलनात्मक कार्य और संगठन का विस्तार, ये साथ साथ हमारे कार्य चलते रहते हैं। और इसके लिए आप सब देश के भंडार भरने में सक्षम हैं। उसके लिए कुछ मूलभूत जो किसानों के सामने चुनौतियां हैं, उसके लिए अब संगठित स्वर ऐसा उठे, क्योंकि इस लोकतंत्र में वोट की भाषा सरकारों को समझ में आती है। 80% इस देश में किसान और कृषि पर आधारित मजदूर लोग हैं, और 80% लोग यदि पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाएं तो इनका अधिकार इनको अपने आप मिल जाएगा। देखो, ये सारी चीजें संख्या पर चलती हैं। आज मुसलमान अपनी आवाज पूरे वेग से उठाते हैं। एक मुसलमान यदि हिंदुस्तान में कहीं पर उसका कत्ल हो जाता है तो पूरी दुनिया में घमासान मच जाता है। एक भी मुसलमान का, एक भी ईसाई का, किसी भी धर्म और मजहब के एक भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अरे एक मुसलमान यदि हिंदुस्तान में मरता है तो पूरी दुनिया में आवाज उठती है। यदि एक किसान मरे तो पूरी दुनिया में तूफान उठना चाहिए। ऐसी ताकत आप लोगों को खड़ी करनी चाहिए। ये ताकत हमारे भीतर होनी चाहिए। क्या एक किसान के अंदर जान नहीं है? क्या वो भारत माता का बेटा नहीं है? लेकिन किसान आत्महत्या करता है, भूखों मरता है। अरे आत्महत्या तो एक व्यक्ति का जीवन का अंतिम दुख, जब माने और उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब किसान आत्महत्या के लिए तैयार होता है। इसके अलावा कितने किसान बेचारे भूखों मरते हैं। हम शहर वालों का कपाल भाती करा करके पेट हल्का करवाते हैं। यहां तो बहुत बेचारे किसानों का पेट ऐसे अपने आप ही उनका उड्डयन बंद हुआ रहता है। उनको उड्डयन बंद करना नहीं पड़ता, बेचारे भूख से उनकी आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं और उनका पेट ऐसे ही हो जाता है जैसे बाबा का बाह्य प्राणायाम करने के बाद होता है।
अब हमने तो ये प्राणायाम करके पेट को सिकोड़ा, अरे बेचारा किसान तो भूख से उसकी आंतड़ियां सिकुड़ रही है, उसको कपालभाति करना ही नहीं पड़ता, उसको भूख भाती हो रहा है। भूख से इस हिंदुस्तान के किसान को की बुरी हालत है। बड़े किसान हिंदुस्तान में थोड़े से हैं भाई, और किसान का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और सरकारी स्कूल में आजकल, जिस समय हम पढ़े थे उस समय फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक माहौल था। आजकल तो सरकारी स्कूलों में हालात ये होती है कि एक तरफ कहते हैं रोजगार नहीं मिलता, दूसरी तरफ जिनको सरकारी नौकरी मिल जाती है 40,000 की तनख्वाह लेते हैं और 5,000 का कोई ऐसा ही बेहुदा सा कोई आदमी अपने स्थान पर दूसरा भेज देते। माने 40,000 की नौकरी और एक बेवकूफ आदमी अपनी जगह उसको दूसरा वहां लगा दिया कि बोले तू जाकर के वहां हाजिरे लगाइए, और वो पशुओं की तरह इकट्ठे हो जाते हैं बेड़े में, वहां गांव के लोग हैं, उनको कौन क्या आता है, तू जाकर के पढ़ा दिए 2 अक्षर। माने किसान के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार नहीं है। इस हिंदुस्तान में जिस दिन चपरासी का बेटा, ठेले वाले का बेटा, किसान मजदूर का बेटा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बेटा, जिस दिन एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम का बेटा एक साथ बैठ करके गरीब और अमीर एक साथ पढ़ेंगे, तब ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहलाएगा। आज किसान का बेटा बड़े स्कूलों की ओर देख करके मुंह ताकता रह जाता है, उनमें एडमिशन लेना तो बहुत दूर की बात रही, भीतर घुस नहीं सकता। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इन गवर्नमेंट स्कूलों की मेहरबानी से नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं सरकारी स्कूल में जरूर पढ़ा, उसके बाद मेरे मन में एक विद्रोह आया कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना है, मैं ऋषियों की परंपरा के अनुसार चल रहे गुरुकुलों में पढ़ूंगा, और मैं गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। आज मैंने तो अपना हक पाया है, वो सरकारों की मेहरबानी से नहीं पाया। तमाम संघर्षों के बाद, चुनौतियों के बाद, अभावों के बाद मैं आगे बढ़ा। और मुझसे आज पूछते हैं, बाबा आपने इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो पढ़ा कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैंने कहा भैया यूनिवर्सिटी तक तो हमने दर्शन ही नहीं किए थे, हम तो गांव में शीशम के पेड़ के नीचे और गुरुकुल में पीपल के पेड़ के नीचे पढ़े। लेकिन जिंदगी का एक सपना है कि शिक्षा के नाम पर जो अन्याय, पक्षपात इस देश में होता है उसको खत्म करके ही दम लेंगे, ऐसा काम करेंगे। मैं कह रहा था किसानों के सामने बहुत प्रश्न है, बहुत चुनौतियां हैं, और मैंने उन चुनौतियों को खाली देखा नहीं आंखों से, खाली पॉलिटिकल ड्रामेबाजी के लिए फोटो सेशन नहीं करवाया है। हमने उन झोपड़ियों में जन्म लिया है जिनमें किसान पैदा होता है, और अपने हाथों से खेती की है। मुझे कम से कम 100 फसल बोनी काटनी सब आती हैं, गेहूं से लेकर के, बाजरे से लेकर के, गन्ने से लेकर के, जवार से लेकर के, गवार से लेकर के और गवारों तक की खेती करनी आती। हमने खेती की है, अपने हाथ से हमने गोबर उठाया है। और हम अपने घर में जब गोबर उठाते थे ना तो बच्चे थे, लेकिन शुरू से हठीले बड़े थे, तो हम सोचते थे अब गोबर जो उठा के करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था, वहां डालते थे गोबर। सो अब 2 बार उठाएंगे इसकी बजाय 1 ही बार गोबर भर लेते थे। वो गोबर इतना भर जाता था उस तसले में, फिर सिर पे रखते थे तो या बीच में ना, इधर इस एरिया में ना, इस सिर को टाट बोलते, तो टाट बीच में बैठ गई थी वो बीच में गड्ढा पड़ गया था, बाद में शीर्षासन का बराबर किया तो भाइयों बहनों, हम आपके पीड़ा को जानते ही नहीं, आपकी पीड़ा को जीते हैं। और मैं कहता हूं, मैं बाद में योगी हूं, मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले किसान का बेटा हूं, और किसान की कोई भी बात होगी तो आपके साथ। और भाइयों बहनों, ये किसान इस देश का प्राण है, इस देश की आत्मा है, इस देश का अन्नदाता है। वो किसान इस देश का भगवान है। अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्मेति, और उस अन्न को देने वाला ये किसान, इसे अन्नदाता, इस देश का भगवान, वो यदि दरिद्रता में जी रहा है, भूख में जी रहा है, अभाव में जी रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है,
चपरासी से लेकर के पियून से लेकर के पीएम तक सबके वेतन बढ़ गए। कितने वेतन आयोग बन चुके जी अभी तक? 7 वेतन आयोग बन गए साहब। कोई किसान आय आयोग बना भाई? अब मोदी जी के रहते किसान आय आयोग बनवा दो और अपना हक ले लो, मौका है, चूकियो मत। हाँ देखो, प्रधानमंत्री अपनो है तो अपना हक लेके रहियो, चूकियो मत रे। हाँ यो बात कह दिया हमने, बाकी बात में किसी के सामने आवाज उठाओगे तो डंडो मारोगे। अब यो मोदी जो है डंडा तो मार नहीं सका था ने भाई, हक लेके रहियो। हाँ जब 7 वेतन आयोग बन गए, हर एक की तनख्वाह 15, 20, 25, 50 हजार, 1-1, 1.5 लाख रुपए होगी। सबके लिए पैसा है सरकार के पास, नौकरों को पैसा देने के लिए, एमएलए एमपीओ को पैसा देने के लिए है, और तरह तरह की सरकार की योजनाओं के लिए पैसा है, और नौकरी के बाद में पेंशन देने के लिए भी पैसा है। तो किसानों का हक देने के लिए उनके पास में पैसा है, वो भी देना पड़ेगा। ऐसी एक परिस्थिति निर्माण करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी बात है। बिजली, पानी, अभी बिजली कंपनियां 3-3.5 रुपए में बिजली बेच रही हैं, और अब और ज्यादा बिजली का उत्पादन होने वाला है। तो किसानों को सब्सिडी पे दे दो, आधे पैसे में दे दो, क्या दिक्कत हो रही है? पानी की समस्या है, कितने दिनों से नदी जोड़ने वाली बात चल रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस डल गया, अब तो वो काम भी पूरा हो गया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी के रहते रहते नदियों को जोड़ने वाला काम भी हो जाए और इन किसानों को पानी मिल जाए। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी शांति मिलेगी। हमारे उनको भी अभी देखो, शरीर तो यद्यपि उनका थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन उनके मन का जो संकल्प था भाई नदी जोड़ने वाला, हमारे सुरेश प्रभु जी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया। अब तो रेल मंत्री हमारे हिंदुस्तान के, भाई एक कानूनन दिक्कत थी वो खत्म हो गई। नदी जोड़ने से लेकर के जल संरक्षण के जितने भी कार्य, देखो सरकार की नीयत में मुझे कोई खोट नहीं लगता है, लेकिन सरकार में सबसे बड़ी समस्या यह होती है, यहां हमारे ओम माथुर जी और तमाम बहुत से शायद राजनेता भी यहां पर बैठे हुए हैं, सरकार की एक समस्या होती है प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकताएं। और मैं 2 सालों से देख रहा हूं, अभी भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बोलने में हेडलाइन बनने का बड़ा खतरा रहता है। तो सरकार की प्राथमिकताएं, उद्योग बने हुए, बनो भाई, लगाओ, खूब उद्योग लगाओ, मेक इन इंडिया खूब आगे बढ़ाओ, लेकिन भाई किसानों का को भी उनका हक दिलवाओ। मेक इन इंडिया खूब आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है। 250 रुपए में मोबाइल भी उपलब्ध करवाओ। आज अभी 2 दिनों से 250 रुपए के मोबाइल की ऐसी धूम मची है, 6 लाख तो बुक हो गए, और बाद में सिस्टम ही फेल हो गया। भाई खूब मोबाइल बनवाओ, गाड़ी बनवाओ, हवाई जहाज बनवाओ, सारा काम करो, लेकिन भाई यो मोबाइल से आदमी को पेट भर जाएगा क्या? मोबाइल से आदमी का पेट भरने वाला नहीं है। इन सड़कों से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, इन महलों से, इन अट्टालिकाओं से और इन एटम बमों से आदमी का पेट नहीं भरेगा। इंसान की भूख का समाधान तो इस देश का किसान ही करेगा। इसलिए आप तो नारा ही लगाते हो ना, देश का हम भंडार भरेंगे। इतनी धीरे से बोलोगे तो ना मिला। देश का हम भंडार भरेंगे, देश का हम भंडार भरेंगे। सुन लो, बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलावे भाई। जब बालक खूब चिल्लावे ना तो मां उठा के दूध पिलावे। जब मां भी रोने पर दूध पिलाती है तो भाई ये सरकार माना कि अपने विचारों की है, माना कि मोदी जी एक सामान्य घर परिवार से आया हुआ एक आदमी है
वो किसान का, मजदूर का, एक शोषित का, एक वंचित का, एक पिछड़े का दर्द समझता है। अब जो है भारतीय किसान संघ का ऐसा जोरदार प्रेशर डालो कि सारी गंदगी साफ हो जाए और आपको अपना हक मिल जाए। देखो ये काम करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो मैंने बात की, चाहे खाद की बात है, चाहे बीज की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे पानी की बात है। भाई ये समस्याएं, इनसे रोज रूबरू होता है किसान। हम भी बच्चे थे, हमें याद है रात को 12 बजे उठ करके और 2 घंटे बिजली आया करती, अलार्म और अलार्म थी नहीं, तो सोते थे नहीं कि भाई नींद आ गई और बिजली फिर आई और भाग गई तो पानी नहीं मिलेगा खेत में, तो रात भर जागते थे, रात भर जागते थे 2 घंटे बिजली चलाने के लिए, पढ़ाई भी करते थे, खेत में काम भी करते थे। 2 घंटे बिजली आई, बाकी 22 घंटा बिजली गुल। अब थोड़ी बहुत बिजली, थोड़ी बहुत तो आने लग गई, लेकिन अभी भी बहुत से गांव में बहुत समस्या है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, खाद की समस्या, बीज की समस्या, इन सब का समाधान करना पड़ेगा। और मैंने कहा, एक जब अनुकूल वातावरण होता है ना, तो मैंने देखा आदमी जो ना थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। इसलिए वातावरण अनुकूल हो तो और ज्यादा जोर लगाओ, ढीला मत बैठियो। जब वातावरण अनुकूल हो तो पूरी ताकत लगाओ। एक मंत्र दे रहा हूं, मुझे इलाज करना आता है, इसलिए कुछ बीमारियों के इलाज बता रहा हूं आपको। मैंने लाखों करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक किया है, मैंने लाखों करोड़ों लोगों का मोटापा ठीक किया है, और कुछ राजनेताओं के दिमाग खराब हो गए थे, उनका भी शीर्षासन करवाया है। देखो जरूरी है, सब इलाज आना चाहिए हमको, तो आपको कुछ इलाज बताए। इसमें सबको संगठित, अब पूरी ताकत के साथ करो ना काम। देखो जीना तो ऐसे भी है भाई, जब मेहनत नहीं करोगे और मेहनत करोगी तो भी जीना है। सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ, पराक्रम अपना इतना जबरदस्त हो। यह मत देखो कि तुम्हारे पास संसाधन कितने हैं, संपत्ति कितनी है, और यह भी मत देखो कि जमाना तुम्हारे कितने साथ है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब ना निहारो, वीरो हिम्मत कभी ना हारो। अपने ध्येय पर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, क्षर से धारा निशिता धृत्या दुर्गम पथ सत्कवयो वदंती कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मैं कभी पराजित नहीं होने वाला। श्रद्धेय गुरु जी महाराज गोलवलकर जी और संघ के सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के तपस्वी महापुरुष अपने आंखों के सामने एक ध्येय वाक्य लिखा करते थे। आप भी मेरे साथ में उसको सुन लो जरा, सब मेरे साथ बोल भी लो। कार्य सिद्धि ही बोलो, सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। भाई राम ने रावण पर विजय पाई तो उनके पास संसाधन ज्यादा नहीं थे। भगवान कृष्ण ने कंस और जरासंध जैसे आतताइयों पर विजय पाई, संसाधन ज्यादा नहीं थे। आचार्य चाणक्य जिसके आंखों के सामने उसके पिता का शीश कत्ल कर दिया गया था और चारों ओर क्रूरता थी, अत्याचार था, और जो घनानंद था उसके पास तो इतना वैभव था, अकूत धन संपदा दौलत, और उसके सामने लड़ना कोई सामान्य काम था। लेकिन मन में सत्य था, मन में सत्व था, उत्साह था, पराक्रम था, पुरुषार्थ था, तो असंभव भी संभव हुआ है। इसलिए अपना अभिक्रम, अपना उपक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम, अपना उत्साह हमें कभी क्षीण नहीं होने देना। क्या नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर। हम भी एक अनपढ़ मां बाप के घर से, एक सामान्य परिवार से, जहां कभी 1000 रुपए भी देखने को नहीं मिलते थे, और मैंने कहा धूल भरी गलियों से
अभावों और संघर्षों के बीच से यहां आकर के खड़े हुए, एक ही पुरुषार्थ। तो आप अपना पुरुषार्थ जारी रखना। और भाई अपने खेत में पुरुषार्थ करो। तो जो सरकार की बातें, देखो कुछ नीतिगत जो काम हो तो सरकार से कराने पड़ेंगे, बाकी अपना पुरुषार्थ वो पूरा रहना चाहिए। हमने पहले ही दिन से खेती का काम भी किया। अभी भी करीब 1000 एकड़ जमीन पर हम ये विषमुक्त कुदरती खेती का काम करते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं और आप लोगों को आमंत्रण भी दे रहा हूं। मैंने देश के सैकड़ों कृषि वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग की और भारतीय किसान संघ से लेकर के अलग अलग किसानों के कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ राज्य स्तरीय, कुछ राष्ट्रीय स्तरीय, अलग अलग छोटे मोटे संगठन, उनके साथ में मुलाकातें की। मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, भाई यदि इस कुदरती खेती को, सेंद्रीय खेती को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, इस नेचुरल फार्मिंग को हमें प्रोत्साहन देना है तो उसके लिए एक सिद्धांत ये तय करना पड़ेगा, कम लागत ज्यादा उपज। कम लागत में ज्यादा उपज होनी चाहिए। और आप लोगों की जानकारी के लिए हमने 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में पैदावार की है, कर रहे हैं। और कोई भी आकर के सीख सकता है। आपको आमंत्रण है, आप लोग आइए। करीब 5 दिन हम वहां ट्रेनिंग कैंप रखते हैं, आप लोग सीखिए। और आपको जो जैसी जहां पर मिट्टी, हमने तो जहां हमने फार्म बनाया हरिद्वार में, क्योंकि वर्षों से नदी आदियों का प्रवाह रहा है, तो वहां मध्यम दर्जे की मिट्टी है, बहुत फर्टाइल लैंड नहीं है। उसके बीच में भी हमने प्रयोग किए। हरी मिर्च से लेकर के, गन्ने से लेकर के 400 क्विंटल से ज्यादा हमने 1 एकड़ में गन्ना पैदा किया। 400 क्विंटल से ज्यादा। ऐसे धान, ऐसे गेहूं, सारी सब्जियां और सब तरह और देसी बीजों से ये सब प्रयोग किए। आप आइए, सीखिए। यह हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं। आप आकर के सीखो और खूब आनंद करो, खूब दाल रोटी खाओ और सीखो कि कैसे गोमूत्र पर आधारित ये जो रसायनों की खेती चल रही है ना, इसमें लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जब ये करीब पिछले 50 सालों से बड़ा कुचक्र चल रहा है, एक भी कीट नहीं मरा इनसे। खाली जो है ये आदमी के मन में ना एक भ्रांति है कि मैं दवाई डाल दूंगा तो कीड़े मर जाएंगे। पहली बात तो ये है कि स्वस्थ फसल को जो बिना यूरिया डीएपी के खेती की जाती है, पहली बात तो उसको बीमारी लगती ही नहीं है। जैसे भाई लोगों को तो डायबिटीज लगी हुई है ना, लोगों को तो ब्लड प्रेशर लगा हुआ है, कोई मोटा हो रहा है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है, बाबा को क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरा आहार विचार संस्कार अच्छा है, मैं योग करता हूं। जैसे जो कोई योग करता है उसको बीमारी नहीं लगती, ऐसे ही जिस फसल को गोबर और गोमूत्र का आदि का खाद लगता है उसको कोई बीमारी होती नहीं। सीधी सी बात है और ये साइंटिफिक बात है। हम हर एक बात को साइंटिफिकली जब तक सही नहीं होती तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाते। जो गोबर गोमूत्र से खेती की जाती है, इसमें हमने 3-4 तरह के खाद के प्रयोग किए, 3-4 तरह के कीट रक्षकों के प्रयोग किए। कीटनाशक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, उनका उपयोग करने से कीट लगते ही नहीं। 99% बचाव हो जाता है, 1% तो ये तमाम तरह के जहर डालते हैं, उसके बाद भी फसलें बर्बाद होती है। इतनी जबरदस्त खेती का तरीका है। दूसरा, अभी आने वाले समय में हम करीब 5000 करोड़ रुपए का, सुन लो, करीब 5000 करोड़ रुपए का आंवला, एलोवेरा का जूस, गिलोय, शतावर, अश्वगंधा, तुलसी और अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों की खेती की कीमत किसानों को सीधे तौर पर देने वाले हैं। अभी करीब इस समय करीब हम 1000 करोड़ दे रहे हैं। आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में हमारा संकल्प है सीधा किसानों को कम से कम 5000 करोड़ रुपए पतंजलि की ओर से मिले। ये सरकारों के पास योजना नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार तो चला सकती है, आंवला एलोवेरा का जूस तो बाबा ही बेचेगा। अब ये सरकारें थोड़ी प्रमोट कर सकती है, वो अपनी योजनाओं को प्रमोट कर लें, उनका प्रचार प्रसार कर लें, वही बहुत है। आंवला एलोवेरा का जूस है लोगों के लिए इतना बढ़िया है, गेहूं का जवारे का जूस, फिर लौकी करेले का जूस। देश में कोका कोला पेप्सी पिया जा रहा था,
और बोला जा रहा था ठंडा मतलब कोका कोला। मैं पूरे देश में बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर है। उनकी रेड का हमने पहले तो बैंड बजाया। उल्टी उल्टी बातें करते थे लोग, जो है अच्छी चीजें पीना भूल गए थे। लोगों को यही नहीं पता था कि आंवला एलोवेरा पिया जा सकता है, उसको हमने पिलाया ही नहीं। अब आंवला एलोवेरा पी के लोगों के बाल ऐसे हो गए, नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ रही थी। अब हमने ये अच्छी अच्छी हेड बनवाई, वो बाल अच्छे हो गए लोगों के, आंखों के चश्मे दूर हो गए। अब सबको स्मार्ट बनना है। पहले फेयर लवली लगा रहे थे, अब एलोवेरा जेल लगा रहे हैं। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, हजारों नहीं लाखों करोड़ लूट लिए इन कंपनियों ने, लाखों करोड़ लूट लिए। फेयर लवली बेच दी, एक लड़की गोरी नहीं की, और लाखों करोड़ लूट लिए गोरे बनाने के। लोग लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, और ये बहनें लेके आती हैं, और ये भाई भी चोरी चोरी छिपके छिपके बाथरूम में लगाते, शायद हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। जोड़ो। तो हमने आंवला एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जेल बनाया, और अभी हमने करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आने वाले 5 सालों में हमारा संकल्प है कि हम 5 से 10 लाख किसानों को सीधे तौर पर रोजगार दें। सारा काम किसानों का है हमारा। तो ये काम बड़ा होने वाला है। तो जिनके पास भी आंवला है, जिनके पास भी एलोवेरा है, जब हमने काम शुरू किया था उस समय लोगों ने आंवला उखाड़ना शुरू कर दिया था। बोले भाई ऐसा दाम तो मिलता ही नहीं इसका। अभी हमने 15 से लेकर के बड़े आंवले के 25-30 रुपए तक दिए किलो के। और एलोवेरा, एलोवेरा तो राजस्थान से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, और इधर राजस्थान में पूरा हर रोज करीब 200 टन एलोवेरा जा रहा है अभी, 200 टन डेली। और आगे हमारा संकल्प है इसी साल कम से कम 1000 टन डेली हम एलोवेरा लेंगे। 1000 टन पैदा करो। क्या है, जो खेत किसी काम का ना हो ना, उसमें एलोवेरा लगा दो, बढ़िया हो जाता है। और जो दूसरा खेत कोई बढ़िया सा उपजाऊ मिट्टी हो वहां और दूसरी फसल लगा लो, ये काम करो। और जिस खेत में थोड़ी पैदावार कम हो, आंवला लगा दो। आंवला एलोवेरा हिंदुस्तान में के किसी भी कोने में कोई भी लगाएगा, उसके खरीदने की पूरी गारंटी आने वाले 5 साल की हमारी है। लगाओ आप लोग। ये सरकारी काम नहीं है, ये अपना काम है, इसको करेंगे हम। तो इस तरह की चीजें। अभी गाय के लिए देखो, सबसे बढ़िया खाद है सलरी वाला खाद। उसके लिए जो है आप लोग कई प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी मैं देख के आया, बहुत से किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनका अभिनंदन है। अभी हम वो लोग उसको कृषि गौरव पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मैं भारतीय किसान संघ के सभी वरिष्ठों से आह्वान करूंगा कि आप लोग जो भी आदर्श रूप में कृषि का काम कर रहे हैं, उनको हम हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की राशि देते हैं उसको। तो आप 5-10 किसान जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, 5, 10, 25 जो भी अच्छा खेती में, ऑर्गेनिक खेती में काम आदर्श रूप से कर रहे हैं, ऐसे 5, 10, 25 किसानों के आप नाम दीजिए। हम उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे, उनको पुरस्कार देंगे। आप करो काम, उनको गौरव देना हमारा काम है। तो हमारे अन्ना साहब, हमारे प्रभाकर जी, दिनेश जी, हमारे सब से मैंने आह्वान किया है, आप लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं इसी साल आप दीजिए। इसी साल हम उनको 10, 15, 20, 25 जितने भी देंगे उनको कृषि गौरव पुरस्कार देंगे, 1-1 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे। आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती में, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, उनको प्रोत्साहन देंगे। और उनको और भी कुछ और सिखाना। देखो, नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर आपको और सीखना पड़ेगा। हर जगह जहां पर स्किल जुड़ता है, जहां पर टेक्नोलॉजी जुड़ती है, नॉलेज जुड़ता है, वहां चीजें और अच्छी होती चली जाती हैं। ये बहुत जरूरी है। हमने योग में, हमने आयुर्वेद में, हमने स्वदेशी में स्किल का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया पूरा। हम बाबा जरूर हैं, देसी बाबा जरूर हैं, लेकिन पूरे मॉडर्न बाबा भी हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी यूज करते हैं। अपने आप तो 2 कपड़े पहनते हैं, लेकिन इन टाई साई पहनने वालों के भी हमने टाई फिक्स कर रखी है। अपना काम में पक्का रहना चाहिए आदमी को, एकदम पक्का।
तो आप लोगों से मैं बात कर रहा था, आप ऑर्गेनिक खेती का काम कीजिए, उसको प्रोत्साहन देंगे। आपके जितने भी यहां वरिष्ठ जन है, ये सब किसानों के लिए संकल्पित है। आदि अन्ना जी 80 साल के हो गए, कितनी ऊर्जा इनमें, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए ऐसे हमारे 80 साल के, ये तो युवा, इतनी तेजस्विता इनमें। और ये तेज है सत्य का, ये तेज है कुदरती खेती का, ये तेज है किसानों के लिए जो इन्होंने पुण्य किया है उसका। और हमें पूरा विश्वास है हमारे अन्ना जी 100 साल पूरा करेंगे। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जो कुदरती खेती करता है, वो 100 साल तो पक्का जिएगा। और 100 साल बाद जाना भी पड़े तो और भी तो बहुत है आने वाले, कोई हमें थोड़ी रहना परमान है। भाई दिनेश कुलकर्णी जी, भाई प्रभाकर जी बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, एक बार उनका भी मैं चाहता हूं सबकी ओर से अभिनंदन है ऐसे तपस्वी महापुरुषों का। ये किसान जो संगठन है ना, ये भारतीय किसान संघ, ये सात्विक संगठन है किसानों का। देखो कई तरह के संगठन होते हैं, कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं सुबह से शाम तक यही इसी ताक में रहते हैं कि कैसे बस फूकी जाए, इसी ताक में रहते हैं कि कैसे देश के अंदर कुछ गड़बड़ी की जाए, लोग मरे कटे, कुछ ऐसा काम हो तो बोले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को मिले। भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी, एक आध्यात्मिक, एक सात्विक किसानों का संगठन है जो रचना धर्मिता के आधार पर काम करते हैं। देश की भलाई और किसान की भलाई को, देश का हित सबसे पहले हो, इस बात को ध्यान में रख करके काम करते हैं। ऐसा सात्विक संगठन बनाना बहुत कठिन काम है इस युग में। और ऐसे सात्विक संगठन का, एक राष्ट्रवादी संगठन का, एक पराक्रमी संगठन का निर्माण करने वाले और इसके लिए पुनः पूरा जीवन देने वाले हमारे इन सभी तपस्वियों को, आदमी तेलूराम जी को, हमारी माता जी, हाँ, बहनें भी खेती करने से लेकर के संगठन का निर्माण करने तक का बहुत आदर्श कार्य कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं बहन चंद्रिका जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। किसानों में बहनों की तो बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे प्रांत मैंने देखे जहां पर खेती बहनें ही करती हैं। इसलिए किसान का मतलब मर्द ही नहीं होता है, पुरुष ही नहीं होता है, महिलाएं हर क्षेत्र में, खेती से लेकर के साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर के पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी हो। हमारे साधु संतों में भी बहुत से हमारी ऐसी माँ बहन बेटियां हैं जो बड़ी तेजस्वी के साथ काम कर रही हैं। इसलिए बहन चंद्रिका जी, अजीत जी, मोहिनी मोहन मिश्रा जी, हाँ, ये हमारे उड़ीसा के, हाँ, भगवान जगन्नाथ की धरती के अंबु जी, हाँ, हमारे अंबु भाई, और जुगल किशोर मिश्र जी और विज किशोर सिंह जी, ये तो बड़े जबरदस्त वक्ता भी है। और ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है संगठन के, जिनमें जोश और जुनून हो, शौर्य हो, पराक्रम हो। एक बार अपने इन सभी वरिष्ठों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा सात्विक नेतृत्व, ऐसा ऊर्जावान नेतृत्व, और 3 दिनों तक आप यहाँ मार्गदर्शन पाने वाले हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा लेकर के जाने वाले हैं। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी और जिन रचनात्मक कार्यों को लेकर के, जहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़े होकर के आंदोलन करने से लेकर के संगठन का विस्तार, और इस बार जो आपका ध्येय आपने लिया है जैविक खेती का और रोजगार युक्त ग्राम का और स्वस्थ जीवन का, हमको ऐसा लगता है अरे हिंदुस्तान की गाय तो, देसी नस्ल की गाय तो 3-4 किलो दूध देती है, ये कैसे, इससे कैसे अपना भला होगा। तो हमने अब ये संकल्प लिया। पहले तो हमने गाय के ऊपर बहुत काम किया, मैंने खुद अपने हाथों से 20-20 गायों की सेवा की। तो अभी हमने देखा कि भाई गाय को भी, इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी हम काम कर रहे हैं, इस साल करीब 50 से 100 करोड़ रुपए हम अपने बूते के ऊपर गाय के लिए खर्च करने वाले हैं। और जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही हो, 20 से 25 किलो दूध देगी, ऐसी गाय हम बना दें। ये देश के लिए बहुत जरूरी काम है। गौशालाएं तो बहुत बनी थी, नंदीशालाएं नहीं बन रही थी, और एक नंदी से हम 1 लाख गायों का नस्ल सुधार कर सकते हैं। इस समय देश में करीब 9 करोड़ देसी नस्ल की गाय आज भी बची हुई है, और करीब 4 करोड़ इस देश में संकर नस्ल की गाय हो गई है। करीब 13 करोड़ गाय आज भी बची हुई हैं। एक तरफ तो यह भी हमें काम करना होगा, मोदी जी के रहते रहते ही हम इस भारत माता को गौ माता के हत्या के कलंक से भी मुक्त करवाएंगे, यह भी काम करना पड़ेगा।
गौ माता की जय बोलते बोलते तो बहुत अरसा बीत गया भाई। अब इस गौ माता को गौरव भी दिलवाएंगे, ये काम भी करना है। और जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है, इस समय भी इस देश में ऐसे सैकड़ों नंदी हैं। हमने ये सोचा है कि हम करीब 1000 नंदियों की गौशाला, 1000 नंदियों की नंदीशाला, जिनकी मां 20, 25, 30 किलो दूध देती है। हमने अपनी भी गौशाला में जो गायें रखी हुई हैं और जो नंदी है, वो नंदी, उनकी मां 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली गाय भी हमारे पास में 20, 25 किलो, 30 किलो दूध देने वाली हमारे पास भी है। ऐसी नंदियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। उन नंदियों से और नंदी बनाएंगे, जो नंदी उनको लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले 5-10 वर्षों में इस देश की करोड़ों गायों को, मैंने कहा जो 3 से 5 किलो दूध दे रही हैं, उनको 20 से 25 किलो दूध देने वाला बना देंगे। ये बड़ा काम कैसे होता है? एक गाय को क्रॉस करवाया जाता है अच्छे दूध देने वाली जो गाय थी उसके नंदी से। फिर उसमें ध्यान रखा जाता है कि उस जो है उसकी जो उसी नंदी से जो पैदा हुई बछड़ी है, 3 पीढ़ियों तक उसको उस नंदी से क्रॉस नहीं करवाया जाता। उसके लिए की व्यवस्था बनानी पड़ती है, वो बन जाती है। साइंटिफिकली थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़े उनके लिए अलग अलग बाड़े आदि बनाने पड़ते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। खैर, ये हम काम करेंगे। फिर उस गाय के एक बछड़ी पैदा हुई, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी जो पीढ़ी पैदा होगी उसमें करीब 70 से लेकर के 100% तक ये काम पूरा हो जाता है। तीसरी पीढ़ी में, माने पहली बछड़ी हुई, फिर उस बछड़ी की बछड़ी हुई, फिर उसके अगली जो बछड़ी हुई, उसमें काम हुआ। 3 पीढ़ियों में ये तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च का डेटा है इसका। तो ये नंदीशाला वाला काम खूब आगे बढ़ेगा। और कहीं पर भी जो बड़ी गौशाला है जिसमें 500,000 गायें हैं, उस गौशाला का आप हमको एड्रेस दीजिए। उसके जो भी संचालक है, हम उसको 25-50 लाख रुपए की मदद करेंगे। वहां गोमूत्र का अर्क निकालने का और गोमूत्र से गोनाइल बनाने का हम यंत्र आदि लगवा देंगे। और जो भी उसका गोमूत्र और गोनाइल तैयार होगा उसको हम बाजार में उपलब्ध करा देंगे। उस गौशाला को हम स्वावलंबी बना देंगे। जो भी ऐसी गौशालाएं देश भर में चल रही हैं, आप 10, 20, 25, 50 गौशालाओं का हमको अता पता दीजिए। थोड़े से जिम्मेदार व्यक्ति उस काम को करें। देखो, काम तो अपने आप भी तो करना पड़ेगा ना। हमने आज ये जो काम किया किसी की मेहरबानी से नहीं किया, कोई कंपनियों की मेहरबानी से, किन्हीं सरकारों की मेहरबानी से। अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों पर हमें भरोसा होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर भी हमें भरोसा होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। हमने इस देश में ये जो गाय का जो कार्य है इसको भी, और आगे हमने जो संकल्प ले लिया। देखो, ये जो काम ऐसे हुए ना, ये आपको लगता है पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा बन गया, बाबा रामदेव उसको करोड़ों लोग प्यार करने लगे। भाई ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हमने पिछले लगातार 25 वर्षों से अनथक पुरुषार्थ किया है। और अब भी जैसे हमने योग का कार्य किया, आयुर्वेद का कार्य किया, फिर स्वदेशी के कार्य को हमने आगे बढ़ाया, तो उसमें एक संकल्प मूल में रखा हमने कि पहले तो क्योंकि ये कार्य करना था तो कम से कम हमको 500 से 1000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेना पड़ा, कर्ज लेके, वो वापस चुका दिया। अब हमने कहा कि अब पतंजलि के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तो अब पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में और किसानों के बच्चों को शिक्षा देने में लगेगा, गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षा। इसके लिए हम पूरे देश भर में 500 के करीब आचार्य कुलम बनाने वाले हैं। और जो हमने कहा, हमने अन्याय सहा, हमने पक्षपात देखा, वो आने वाली पीढ़ियों को ना देखना पड़े, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए भी काम करने वाले हैं। तो पतंजलि का आपने सुना होगा, 2-3 महीने पहले मैंने घोषणा की कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा, मैं तो उसमें ना कोई शेयर होल्डर, ना वो तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ना कोई डायरेक्टर, लेकिन मैंने कहा कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% चैरिटी के लिए होगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। ऐसे भाव के साथ, ऐसे त्याग के साथ, ऐसे हमें काम करने की जरूरत है। तो आप सब भाई बहन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और बड़े काम करो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर हौसला रखो। किसान के घर में पैदा हुए हो तो ये मत सोचो कि किसान के घर में पैदा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूं, क्या नहीं किया हमने। इस साल मार्च तक करीब 99% कंपनियों का पत्ता साफ होने वाला है। एक यूनिलीवर बच जाएगा, 2-3 वर्षों में उसका भी शीर्षासन हो जाएगा। ये बड़े बड़े ब्रांड थे, कोलगेट कितना बड़ा ब्रांड हो गया था। पहले बार यहां पर आए
तब क्या बोलते थे, हमको यहाँ ऐड दिखाते थे टीवी के ऊपर, ये हिंदुस्तानी हो तुम नमक और ये जो है चारकोल लगाते हो, नमक और चारकोल लगा करके दांत साफ करते हो, इससे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। आजकल टीवी पर क्या ऐड करते हैं, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में चारकोल और नमक है? मैं आज आपको कह रहा हूं, देखो हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, इस साल कोलगेट को दंत कांति मात दे देगा। दंत कांति सबसे बड़ा ब्रांड होगा, कोलगेट नहीं होगा। और आप लोग भी संकल्प लेकर के जाओ। सुन लो किसान भाइयों, सारे किसान भाई संकल्प लेकर के जाएं, हमारा जिस्म हिंदुस्तान की मिट्टी से बना है, तो हम अपने जीवन में एक भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। यह संकल्प हमारा होना चाहिए। तो अब सब हाथ उठा करके संकल्प लेते हो, बोले भारत माता की। ये संकल्प होना चाहिए। हम तो भजन गाते हैं ना, जरा आप भजन भी गा लो। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, गाइए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। ये गीत है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का। महात्मा गांधी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सभी क्रांतिकारी एक बात पर एक मत थे कि देश में स्वदेशी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये स्वदेशी की बात, इसको लोगों ने भुला दिया था। लोग सोचते थे इन विदेशी कंपनियों के साथ में कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा हम खड़े होंगे। हम खड़े हुए और खड़े ही नहीं हुए उनको पछाड़ा है। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में से हौसले के साथ काम करो। ये मत सोचो कि तुम किसान के घर में पैदा हुए हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अरे किसान के घर में जो पैदा हुए तो क्या दिमाग कम है क्या तुम्हारे अंदर? दिमाग देखो, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कम हो सकती है, दिमाग कम नहीं है तुम्हारे अंदर। किसान इस हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। देखो ये जो स्किल होते हैं ना, ये खाली यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके नहीं आते हैं? आप में से कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर में बीएससी, एमएससी, पीएचडी आदि भी कर रखा होगा। मैंने देखा बहुत से लोग एग्रीकल्चर में पीएचडी तो कर लेते हैं, सरसों के दाने बोने नहीं आते। वो सरसों का दाना ऊपर बो देगा, गेहूं का दाना नीचे ठोक देगा, निकले ही नहीं। माने देखो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा स्किल है। पूरे देश में एक बहस चलती है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। जो किसानों को अनस्किल्ड लेबर कहता है वो इस देश के अन्नदाता किसान का अपमान करता है। किसान से बड़ा कोई स्किल्ड नहीं, कोई स्किल नहीं। इसको कैसे अनस्किल्ड कह सकते हो आप? स्किन अनस्किल्ड के नाम पर भी बहुत बड़ा जो है धोखाधड़ी का काम चलता है। दरअसल ही ना ये दांव पे चलाते हैं। जो ऊपर बैठे हुए एयर कंडीशन उसमें ऑफिसों में बैठते हैं ना लोग, दिल्ली में जाकर के जब ज्यादातर लोगों के ना दिमाग खराब हो जाते हैं, वहां बैठ करके जो खास करके जो ऑफिसर लॉबी होती है ना पूरी, ये बहुत बड़ी लॉबिंग चलती है। ये तो देखो ये लॉबिंग क्या है, वो भी तो अलग तरह का, एक बहुत डिफरेंट प्रकार का, बहुत क्रूर एक तरह का दबाव होता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। तो इन सबकी लॉबिंग चलती है। तो भाई उनकी लॉबिंग चलती है तो तुम्हारा, तो मैंने कहा ना इस देश में किसान और कृषि पर आधारित मजदूरी 80% हो भाई, तुमको तो बहुत बड़ा काम करना है। लेकिन साथ साथ अब 2-3 बातें और बता देता हूं योग के बारे में। देखो भाई, एक तो स्वदेशी का प्रयोग करना, और स्वदेशी के साथ साथ स्वदेशी का प्रयोग इसलिए करना क्योंकि स्वदेशी का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा कहां जाएगा?
विदेश में। इस बात की भी पहचान करो, गांव के लोगों को बताओ। एक विदेशी कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान लूटा और बाद में सैकड़ों साल गुलाम बनाया। क्या नाम था उस कंपनी का? तो भूले नहीं हो ना, तो सबको याद दिलाओ। तो आज बाल देसी और इसमें शैम्पू पैंटीन, डव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर जो लगाता है वो समझ लो भारत माता का अपमान है। ये नहीं लगाना। चमड़ी देसी, लैक्स, लाइफबॉय, पियर्स और फेयर एंड लवली, पता नहीं क्या क्या। दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये विदेशी। पैर देसी, इसमें भी बाटा आदि के जूते विदेशी। कपड़ा देसी, एडिडास, नाइकी, प्यूमा, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई ये नाइकी पहनने से नाइक नहीं होने वाला, ये प्यूमा पहनने से तो शेर नहीं होने वाला। उसके ऊपर 4 शेर की फोटो दे देते। ये तो एडिडास पहन करके विदेशी कंपनियों का दास, तेरा गौरव नहीं बढ़ने वाला। और सुन लो, तुम्हारे वस्त्रों से तुम्हारी शोभा नहीं होती है, तुम्हारे चरित्र से तुम्हारी शोभा होती है। अपने शरीर को बलवान बनाओ। अस्मा बहुत नस्तनो बलम उपासवा, शरीर बलवान होना चाहिए। आजकल किसानों को भी ब्लड प्रेशर होने लग गया है। देखो ये तो अपना दोष है भाई। किसान को ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हार्ट की बीमारी होने लगी किसानों को। बोलो है कि नहीं? गांव में भी कैंसर की बीमारी पहुंच गई कि नहीं? गांव में भी ब्लड प्रेशर शुगर हो गया कि नहीं? हो रहा है। गांव वालों को, किसानों को भी हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता? तो जो योग करेगा उसके घर से बीमारी में पैसा नहीं जाएगा। ये 2 काम आपको करने। घर से बीमारी के लिए पैसा नहीं जाना चाहिए और बीड़ी सिगरेट शराब किसी भी नशे और बुराई में पैसा नहीं जाना चाहिए। 2 पैसा अपना बचा लियो तो धनवान हो जाओगे। हाँ ये काम तो अपने आप को करना है भैया। ये काम कोई मोदी जी थोड़ी करेगा। हाँ? अच्छा, दूसरा कोई के ऊपर करने वाली बात है ना तो सब ताली बजाते हैं। अपने ऊपर करने वाली भी बात सुन लो। तुम्हारे घर का 1 भी रुपए ब्लड प्रेशर, शुगर की, कैंसर की, किसी भी गैस कब्ज की दवाई में खर्च नहीं होना चाहिए। 1 भी पैसा बीड़ी सिगरेट शराब में खर्च नहीं होना चाहिए। बचत करो और उस बचत से अपने बच्चों को पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। अच्छा खाओ पियो, आनंद की जिंदगी जियो। क्या खाने पीने में कबाड़ा खा रहे? जहां देखो वहीं ताश खेलने बैठ जाते हैं, बीड़ी पीने लग जाते हैं, हुक्का पीने लग जाते हैं, फिर कहते हैं हम बर्बाद हो गए। बर्बाद होने का तो काम ही कर रहे हो तुम। ठीक कर लो ये काम भी। तो आप सारे गांव के अंदर लोगों को बोलो, लो योग सिखा देता हूं। तो सुबह उठ करके थोड़ी फूंक मारा करो। ये खेत में काम करके धूल गर्दा जम जाता है फेफड़े में, फिर यूं कह गुड़ खा लो। अरे गुड़ खा करके ये गुड़ थारे फेफड़े में नहीं पेट में जावे। तो फेफड़े का जो गर्दा है वो गुड़ खाने से नहीं निकलने वाला। वो कैसे निकलेगा? ऐसे करेगा तो पूरा गर्दा बाहर। ये धूल मिट्टी बहुत जम जाती है। तो सब किसानों को बोलो भस्त्रिका करो और सारा कचरा बाहर निकालो, नहीं तो फेफड़े में टीबी होगी, हार्ट अटैक होगा। भस्त्रिका करो। जो कमजोर कमजोर है वो धीरे धीरे करना, कभी जोर जोर से करो और स्वर्गीय हो जाओ। कि बाबा ने करके दिखाया, जोर जोर से करना, धीरे धीरे बढ़ाइयो, बहुत ताकत लगती है इसमें। हाँ तो ऐसे। फिर दूसरा, इससे तो फेफड़े और ये सब स्वस्थ रहेंगे। ये कब्ज के लिए बहुत जरूरी है। बहुत गांव में ना गलत फहमियां है। किसानों को कुछ लोग वे कह देते हैं, अरे भाई बीड़ी पिए बिना तो प्रेशर ही नहीं होता, हुक्का पिए बिना तो वो लैट्रिन होती ही नहीं। अब इनसे कोई पूछे, भाई तुम बीड़ी पीते हो, हुक्का पीते हो,
तो ये धुआं ऊपर से निकले कि नीचे से? जब धुआं ऊपर से निकल रहा है तो प्रेशर नीचे कैसे बना, ये साइंस समझा। तो तुम गंभीर हो गए थे थोड़ा मेरा काम है लोगों को हंसाना, लोग आजकल हंसते ही नहीं। हाँ सुनो, ऐसे कपालभाति करना। हाँ बोल। बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि बाबा जी मैंने पहले अपना बीमारी ठीक किया और सबको ठीक कर रहे हैं, सबको योग सिखा रहे हैं, अभिनंदन है, ऐसे काम करो। देखो भाई, किसानों को जोड़ने के लिए भी अब कोई गोष्ठी करोगे तो कोई बहाना तो चाहिए ना, तो जोड़ने के लिए पहले उनको थोड़ा योग सिखा दो। तो लोगों को बताओ भाई तुम्हारा इससे ब्लड प्रेशर शुगर ठीक होगा, इससे तुम्हारा ये पेट की बीमारी गैस की बीमारी ठीक होगी। फिर वो बाद में बात आती है किसानों की बीज खाद पानी की फसल की कीमत की, दूसरी बोलो भाई उनको भी ठीक करेंगे, पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। तो अपनी भी तो चर्चा करो थोड़ी। हाँ ये कपालभाति करने से ना एक साथ सैकड़ों बीमारी ठीक होती है। आजकल बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, जितने भी बूढ़े रात भर मुतते रहे, वो प्रोस्टेट बढ़ जाए तो 1 घंटा सोए फिर बुताई लगा है, फिर सोए फिर उसको उठना पड़ता है, क्यों? फिर पेशाब लाग जावे। तो ये बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ जाता है। माताओं बहनों का यूट्रस ओवरी में गांठ हो जाती है, उसको निकालना पड़ता है। 90% माँ बहन बेटियों को आजकल यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ गया। पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। ये ठीक कर देता है। आजकल किडनी में पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी होने लग गई, ये भी ठीक हो जाता है इससे, कपालभाति से। इससे गैस भी नहीं बनती। क्यों? सुबह सुबह सारी गैस निकाल दी, कोटा पूरा हो गया। जो सुबह नहीं निकालेगा फिर दिन में ऊपर से निकालता रहेगा। कुछ तो नीचे भी ऐसी जोर जोर से फायरिंग करे, ओ घर में जैसे ऐसे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर पटाखे फूट रहे हो, बहुत गैस निकाले। और मोटे मोटे आदमी की तो गैस निकलते भी नहीं, तो फिर वो यूं जरा पोजीशन लेकर छोड़े फिर। क्यों? ये मोटे से आदमी ना जब थोड़ी पोजीशन लेना तो सोच लो गड़बड़ हो रहा है। तो ये कपालभाति बहुत जोरदार काम हो। अब बिना पैसे की दवाई है भाई। 5-10 मिनट जब ताश खेलने की फुर्सत मिल जाए, हुक्का पीने की फुर्सत मिल जाए, गप मारने की फुर्सत मिल जाए, तो योग करने की फुर्सत नहीं मिलती। सुबह कर लो, सुबह कभी भी कर लो, खाना नाश्ते से पहले, शाम को कर लो, सुबह नहीं मिलती है तो फुर्सत। ये बहुत जोरदार काम है। गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए, शुगर के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, जिनको संतान नहीं होती उनके लिए आजकल तो ये फर्टिलाइजर्स खा करके इनफर्टिलिटी, संतान ही नहीं होती, शादी हो गई और बाद में ब्याह होते ही फिर हमारे पास दवाई लेने पूछ जाओ, बाबा बालक नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बीमारी है। पशु नए दूध नहीं हो रहे, क्यों? उनके पशु आहार के नाम पर जो है खल आदि जो है, जो भी मिलता है ना पशु आहार, उसमें यूरिया डालने लगी। गवर्नमेंट ने 2% यूरिया डालने की छूट दे रखी है, 4% ठोकर। और वो यूरिया पशुओं के पेट में जाके फिर उनको जो है वो गर्भिणी नहीं होने देता, नए दूध नहीं होने देता पशु को, और उससे गाय भैंस खराब हो रहे। उसके लिए भी हमने पतंजलि पशु और बहुत सी चीजें शुरू की हैं, वो दूसरा विषय है। कपालभाति करो, जबरदस्त फायदा होगा, इनफर्टिलिटी नहीं होगी। गाय भैंस को बिना यूरिया वाला वो खिलाना पशु आहार, उसके लिए भी हमने पहले तो मनुष्यों के लिए इलाज के लिए दवाइयां बनाई थी, पशुओं के लिए भी बनाने जा रहे हैं। आने वाले 2-3 सालों में हमारे पशु वो कतर खाने में नहीं जाने चाहिए। 40-50 हजार की गाय भैंस होती है, 1-1 लाख की गाय भैंस होती है। वो फिर जो है वो जब गर्भवती नहीं होती, नई दूध नहीं होती, तो कतर खाने में कटने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि रोज का 100 रुपए का खर्चा है एक पशु का, कम से कम हर महीने का 3,000 रुपये भारतीय 36,000 रुपये का वो खर्चा, बिजली पानी सब लगा के एक पशु 50,000 रुपये का पड़ता है साल भर में। यदि दूध नहीं देता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो खैर ये करो कपालभाति, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। सबका पेट एकदम फिट रहना चाहिए। मैं देख रहा था कुछ किसान तो बहुत अच्छे हैं, किसान का अरे पेट मोटा हो, गलत बात है।
आप में से भी किसी किसी किसान का पेट मोटा हो रखा है, और ज्यादातर इधर तो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, इनकी कईयों की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है। हाँ, वो जो तुम्हारा पहचान पत्र है ना, ऊपर अलग से दिल रखा हुआ दिख रहा है। ये यूनियन होती है, पेट ऐसे होना चाहिए फर्स्ट क्लास, और इतना पतला होना चाहिए बाद में तो कि तुम इसको ऐसे गोल घुमा सको। देखो ऐसे, तो ऐसे करोगे, शुरू शुरू में आगे से करोगे तो पीछे से घूम जाएगा। क्यों? बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने ऊपर विजय होनी चाहिए, और जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। यह है योग की शक्ति। अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। ये दुर्बलताएं हैं हमारी, बीड़ी सिगरेट शराब नशा आलस्य, ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी कमजोरी है, वीकनेस है हमारी। इसके ऊपर विजय पाना, योग करो, ये करो, फिर अग्निसार कर लो। चलो भाई ये प्राणायाम नहीं हो पाता तो थोड़ा थोड़ा पेट हिला लो, वो अंदर घुसाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना पूरा, है ना। सुबह सुबह कर लिया करो, सुबह नहीं मिले तो शाम को। फिर गले और थायराइड के लिए, आजकल थायराइड की बीमारी बहुत हो, गले बहुत खराब होंगे, उसके लिए फिर ये शरीर में 72,72,10,201 नसनाड़ियां, 8 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, सप्तऋषि ऊपर, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, 8 चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, पंच प्राण। ये शरीर बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरे शरीर का, सारी नसनाड़ियों का सारा शोधन हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे होता है, बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग, ऐसे अपने आप जुड़ा हुआ अंदर से। इससे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, जो अनुलोम विलोम करेगा ना वो किसान आत्महत्या नहीं कर सकता, उसका हौसला मजबूत रहेगा। ये योग बहुत बड़ी चीज है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। ब्रेन ट्यूमर इसी से ठीक हो जाता है, पैरालिसिस इससे ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर, एसएलई, एमएस और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करो तो कैंसर तक मिट जाता है। और हमने मिटाया, सैकड़ों प्रमाण है हमारे पास, हजारों प्रमाण है, एक बीमारी के पूरे हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। तो अनुलोम विलोम किया करो, फिर थोड़ा भ्रामरी, ऐसे नाद करते हैं, फिर ओम बोलते हैं। एक बार सब ओम बोल लो, बहुत देर होगी बैठे बैठे। ओ फिर से एक बार बोल लिए सभी, ओ ऐसे 3 बार 5 बार ओंकार का जाप कर लो। ओम ही भगवान का नाम है बस। कोई ढोंग पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। गांवों के अंदर ये भी, एक तो ये नशे की, एक ढोंग पाखंड की भी बड़ी बीमारी है। कोई कहता है किसी पर भूत चढ़ गया, कोई कहता है किसी पर प्रेत चढ़ गया, कोई कहता है किसी पर शनि राहु केतु चढ़ गया। भाई शनि राहु केतु भूत प्रेत चढ़ते हो तो बाबा रामदेव पर क्यों नहीं चढ़ते? थारे ऊपर क्यों चढ़े भैया? ये पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ते? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ते? ओबामा के ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? ये बगदादी पर क्यों नहीं चढ़ते? कोई शनि केतु राहु किसी पर नहीं चढ़ता उतरता, कोई किसी के ऊपर भूत प्रेत नहीं चढ़ता, और किसी के ऊपर किसी चीज का साया नहीं। आदमी पर साया होता है तो उसके बुरे कर्मों का होता है। बुरे कर्म मत करो और फिर जी चाहे सो करो, किसी से मत डरो। भगवान के ऊपर और खुद पर भरोसा रखो।
कोई ढोंग आडंबर पाखंड में मत मानना। बहुत से ढोंगी पाखंडी घूमते रहते हैं चारों तरफ, जिसको देखो वही। आदमी जब गरीबी में होता है, मजबूरी में होता है ना, तो और ज्यादा पाखंड में पड़ता है। तो पाखंड में मत पड़ियो। भगवान का क्या नाम है? ओम। भगवान का नाम क्या बोलो? और मंत्र सबसे बड़ा क्या है? ओंकार और गायत्री। बस ये सबसे बड़े मंत्र है। इसमें कहां किसी भी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। बस ओम और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर भर्गो देवस्य धियो यो नः। बस ये ओंकार और गायत्री का जप करना। किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ना। और ज्यादा ताकत अर्जित करनी हो तो और ज्यादा, ये तो मैंने प्राणायाम बताया, फिर आसन व्यायाम कर लेना। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करवाया करो। और अपने शरीर का बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया करो। देखो, शरीर के ऊपर संतुलन होना चाहिए। हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन एक काम कभी नहीं छोड़ते, योग कभी नहीं छोड़ते। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी क्या करें, फुर्सत नहीं है। तुमको फुर्सत नहीं है, मुझको कैसे फुर्सत है? मैंने 9 साल की उम्र से योग करना शुरू किया और एक दिन भी योग छोड़ा नहीं। और अभी भी इस उम्र में भी बहुत से लोग सोचते होंगे बाबा तो बुढ़ा हो गया होगा। सुनो, इस उम्र में भी मैं सारा कठिन योग करता हूं। देखो, देखो, जब मैं इस उम्र में ऐसे कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने शरीर में सामर्थ्य अर्जित करो, योग करो, शीर्षासन कर दो। ऐसे इतने तो होते हैं, इसमें क्या है? ये सर्वांगासन हो गया। कहो, ये मैंने थोड़े से आसन बताए। हाँ, तो ऐसे हमारे बहुत से बच्चे भी कर रहे हैं, कुछ किसान भी कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है सबका। ऐसे करो सब। सुबह सुबह क्या करना है सबको? योग करना है सबको। ऐसे एक नियम बनाओ, सबको योग करना है और स्वदेशी का व्रत लेना है। किसका व्रत लेना है? योग का। और तो मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ी बहुत करोगे ना तुम भी? तो आज सब संकल्प लेके जाओ, हाथ उठाओ। हम सब योग और स्वदेशी का ही प्रयोग। ऐसे तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं से पिछले 2 दशकों में खूब मिला हूं, लेकिन शायद पहली बार आया हो ना किसी अधिवेशन में। पहली बार भारतीय किसान संघ के अधिवेशन में आकर के और पूरे हिंदुस्तान को अपने सामने पा करके मैं अपने आप को बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूं। और आप इस पूरे हिंदुस्तान की मन का आत्मा हो। मैं तो भारत माता को अपना आराध्य मानता हूं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। मैं सुबह सबसे पहले उठ करके धरती माता को प्रणाम करता हूं। ये मेरी दिनचर्या का नियम है। ऐसे नहीं कि मैं मंच पे खाली एक्टिंग करके दिखा रहा हूं। ये धरती माता है हमारी, और इसी धरती माता की कोख से जो पैदा हुआ अन्न है, उससे हमारे शरीर के एक एक कोशिका बनी है। इसलिए हमारे भीतर ये गौरव, ये जज्बा, ये शौर्य, ये स्वाभिमान होना चाहिए कि जब तक हमारे शरीर में लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, हम भारत माता के लिए काम करेंगे। देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करेंगे, जेएनयू की तरह, इन गद्दारों की तरह। अपने भीतर एक शौर्य होना चाहिए। अपने भीतर अपनी मातृभूमि के लिए अन्य प्रेम होना चाहिए। और मैंने कहा, आज इसी राजस्थान की इस पवित्र माटी पर 4 मार्च 1979 को ये जो भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई, आज इतना बड़ा विस्तार इस किसान संघ का हुआ है, और इसको आप विस्तार दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, अपने प्रबल संकल्प से, अपनी मेहनत से इस संगठन को बहुत विस्तार देंगे। और किसानों की एक ऐसी सशक्त आवाज जिसके अवहेलना कोई ना कर सके, ऐसी एक मजबूत आवाज आप बनेंगे। आज
इस वैसे भी 11वां ये अधिवेशन है आपका, बड़ा शुभ अंक है। मुझे लगता है अब किसानों का शुभ होगा, किसानों का मंगल होगा, किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे। भाई ये तो हमारे मोदी जी ने कहा है ना, अच्छे दिन लाएंगे, तो भाई किसानों के भी अब अच्छे दिन और हम लाएंगे। ये किसानों के अच्छे दिन आएंगे और हम सब मिलकर के वो अच्छे दिन। आदरणीय भाई रामलाल जी, उनको हम बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पास उनका फोन गया कि भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि बाबा रामदेव वो किसान का बेटा है, तो किसानों का सम्मेलन हो रहा है, हम उसको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा किस दिन है, उस दिन मेरा शिविर नहीं होना चाहिए, तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने अपनी डेट्स देखी, तो अभी मैं मिजोरम से आ रहा हूं, इम्फाल में बहुत बड़ा अनुष्ठान था, उससे पहले अंडमान निकोबार में था, तो मैं तो लगातार लगाए रहा। तो मैंने एक ही सिद्धांत बना रखा, छुट्टी की कर रखी है, छुट्टी की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं करना, 365 दिन काम करना है। तो मुझे भाई रामलाल जी ने जैसे कहा कि ये भारतीय किसान संघ का बहुत ही ऐतिहासिक, शानदार और यादगार यहाँ पर सम्मेलन होने वाला है, और जिसका प्रारंभ इतना भव्य हुआ है, इसका परिणाम भी बहुत ही दिव्य होगा। तो मैं भाई रामलाल जी को भी बहुत ही प्रेम पूर्वक स्मरण करता हुआ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। फिर बोले हम आपको प्रत्यक्ष आमंत्रण देना चाहते हैं। मैंने कहा हमने तो स्वीकार कर लिया है। तो फिर वहाँ योगपीठ में आए। मैं आप सबको भी, देखो भाई, ये जो पतंजलि योगपीठ है ना, ये इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की योगपीठ है, लेकिन उसमें सबसे पहले इन किसानों की योगपीठ है। ये आपके तप से है, ये आपके पुरुषार्थ विक्रम से है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं अंत में बस यही कहता हुआ कि आप सब जिस बहुत उत्साह से, बहुत जुनून के साथ यहां पर आए हो, ये जुनून, ये आपके भीतर की आग, ये ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। देखो भाई, हम सन्यासी है और सन्यासी हमें शांति की बात करता है, लेकिन मैं कहता हूं भीतर से सन्यासी को शांत रहना चाहिए, लेकिन बाहर से क्रियाशील रहना चाहिए। समुद्र की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। समुद्र भीतर से पूरा शांत होता है, लेकिन लहरें कभी कभी आसमान भी छूती है, इतनी ऊंची उठती हैं। ऐसा हमारा जीवन हो। भीतर से हम पूर्ण शांत रहें, अपने भीतर तृप्ति में रहें, और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। हमेशा अपने भीतर एक गौरव, मैं भारत माता की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं। भगवान ने मुझे इंसान बना करके, चाहे किसान के घर में पैदा किया हो, मजदूर के घर में पैदा किया हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के घर में पैदा किया हो, किसी भी प्रांत में पैदा किया हो, भगवान ने इंसान बना करके मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी है। बाकी काम तो मैं खुद कर सकता हूं, वो सामर्थ्य भी मेरे परमात्मा ने मुझे प्रदान किया हुआ है। ऐसा संकल्प अपने हृदय में सजो के सुबह सुबह योग करना, दिन भर कर्म योग पुरुषार्थ करके अंत में एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं, और वो बात आप भी मेरे साथ गाएंगे और ऐसा करके दिखाएंगे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, गाइए तालियों के साथ। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। जोर से आवाज आए, जुल्म जाते हैं बहुत हो रही है भाई, किसानों पर भी, तुम्हारे लिए भी है। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे।
करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आप सब किसान भाइयों को जो बहुत दूर दराज से इतना पुरुषार्थ करके 2-2, 3-3, 5-5 दिनों की ट्रेनों की यात्रा करके भूखे प्यासे रह करके भी यहां तक पहुंचे, आपके इस तप को, आपकी इस किसान निष्ठा को, आपकी इस राष्ट्र निष्ठा को मैं प्रणाम करता हुआ, जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, श्रद्धामयी माताएं हैं और जिन जवानों का भी हौसले बहुत बुलंद है, उन सबको और आपके इस पवित्र नेतृत्व को हृदय से वंदन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति। मैं विनती करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अन्ना साहब जी को वो आभार प्रकट करें। गोवंश प्रतिपालक शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है और युगाब्द 5117। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में हम बोलते रहते हैं। आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि महाराज ने हमको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बताया, किस प्रकार से काम किया जाता है। ये थ्योरी भी बताई और प्रैक्टिकल बताया। और योग के बारे में आखिरी उन्होंने बताया कि हमारे काश्तकार जो दुखी होके यहाँ आए थे, उनका दुख निवारण हो जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग सौनितम। तम विद्या, जो विद्या दुख आने के बाद उससे परावृत्त करती है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग सौनितम। और ये पातंजलि योग, पातंजलि गुरु ने हमको ऐसा लगता है कि हमारे भारत में आज भी पातंजलि है और आपके द्वारा हम पातंजलि को नमस्कार करते हैं। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम। रामदेव बाबा जी आज हमारे कहने से भारतीय किसान संघ के उद्घाटन समारंभ में एक ऋषि के मंडप में आए हैं। मैं बाबा जी का बिल्कुल मनपूर्वक यहाँ अभिनंदन करते हो आभार मानता हूँ। उसी प्रकार आज भारतीय किसान संघ के का या अधिवेशन के लिए टेंगड़ी सभागृह में जो अतिथि आए हैं, जिनको आमंत्रित किया था खास, उसी प्रकार से वो यहाँ हाजिर हुए हैं, उनके भी प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार सब भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता पूरे भारत से यहाँ आए हैं, वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे ज्ञान के साथ यहाँ उपस्थित है। और हमको सब किसान संघ के कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन मिला है, उसका फायदा हमको किसान संघ के कार्यकर्ता को काफी देर तक, आखिरी तक मार्गदर्शन करते रहेगा। और इस प्रकार के उनकी स्मरण करते हुए ये सब हम जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जिस प्रकार के श्रद्धा सिखाई और हमको योग बताया है, ऐसे पातंजलि, भारत के अभी के पातंजलि, उनको नमन करते हुए और आज इतने लोग जो तादाद में आए हुए उनकी प्रशंसा करके और सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरा यहाँ सभा का समापन हुआ ऐसा डिक्लेयर करता हूँ।
प्रकृति की